Hello everyone. I have started a new session named as Individual Doubt Session. In this session, I am going to resolve each and every personal doubts of individuals. I will sort out, I will address, I will meet the different kind of problems and doubts in SST subject. As you know, during the preparation of board exams, you might be facing different kind of personal problems in a personal topics. Even you might be stucking somewhere and there is no solution, there is no school, so I am here to resolve your each and every problems. And in this session, I have selected one doubt from girl student named as a Sakshi from UP. So what she had requested me and what she was facing, that is here. History का nationalism in India chapter से है ये. How participants saw the movement. और इस टॉपिक से आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम में आने के, और क्या डाउट है. आपको पता है कि किसी एक स्टूडेंट का डाउट अदर स्टूडेंट के लिए भी वो डाउट सेम हो सकता है, और जिसके अगर डाउट्स नहीं भी हैं तो उसके क्वेश्चंस, पीवाई क्यूज़, पैराग्राफ रीडिंग, सब में आपको ये हेल्प करेगा. तो लेट्स बिगिन. देखो भाई, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे. हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. देखो भाई, इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे 3.2 टॉपिक में मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि है क्या इस पूरे टॉपिक में. तो आपको पता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट टॉपिक है ये, ठीक है. और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, डिफरेंट पार्टिसिपेंट थे. तो इस पैराग्राफ से दो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में. आई विल शो यू. तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. कौन कौन लोग थे भाई जो पार्टिसिपेट किए थे. डिफरेंट सोसाइटीज, सोशल ग्रुप कौन से थे जिन्होंने ज्वाइन किया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में. एंड द अदर क्वेश्चन इज कि what was the different ideas for Swaraj, what is the different meaning of Swaraj for the different people. ठीक है. तो अगर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में डिफरेंट आइडियाज़ पूछा जाए, डिफरेंट मीनिंग पूछा जाए स्वराज का, तो वो अलग होगा, और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग होगा. ठीक है. तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आप लोग. ठीक है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इस पैराग्राफ में देखो भाई, पहला क्वेश्चन तो मैंने टैकल कर लिया आपको, और वो पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाई डिड लिसन हु आर द पार्टिसिपेंट, या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु आर द पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेंट्स इन सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. ओके. एंड व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, और वो ज्वाइन क्यों करते हैं. तो इन दो क्वेश्चन को पहले शॉर्ट आउट करते हैं. पहला पॉइंट ये है कि द फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स वर रिच पीजेंट्स. ठीक है भाई, आपको पता है जो गांव साइड था, कंट्री साइड था, वहाँ पे जो रिच पीजेंट थे वो पार्टिसिपेट किए हुए थे. ठीक है भाई. और ये क्यों पार्टिसिपेट किए हुए थे भाई, और ये रिच पीजेंट में थे कौन कौन. तो एक तो थे पाटीदार, गुजरात में जो पाटीदार होते हैं जिसको पटेल भी बोला जाता है समटाइम्स, और जाट जो थे. ठीक है भाई, यूपी के जो जाट होते हैं, वेस्टर्न यूपी स्पेशली, और हरियाणा वाले बेल्ट में, तो ये लोग इस मूवमेंट में ज्वाइन किए हुए थे, पार्टिसिपेट किया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे. ठीक है भाई. ओके. क्यों भाई, क्यों थे, ऐसा क्यों किया था इन्होंने, इसका भी कुछ रीज़न होगा. तो देखो भाई, आपको पता है कि ये जो रिच पीजेंट्स थे ये प्रोड्यूसर थे कॉमर्शियल क्रॉप्स के, जो भी जैसे गन्ना हो गया, शुगर कैन वगैरह हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे. और कॉमर्शियल क्रॉप होता क्या है, दैट मेक्स प्रॉफिट. ठीक है. दैट गिव रिटर्न्स, जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है. तो ये लोग प्रोड्यूसर थे कॉमर्शियल क्रॉप्स के. बट आपको पता है 1929 में एक डिप्रेशन आता है. ठीक है भाई, ट्रेड डिप्रेशन, और इससे पूरे वर्ल्ड में प्राइस, जो डिमांड था वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कोरोना के सिचुएशन में भी
एक डिप्रेशन चल रहा था, डिमांड कम हो जाती है, दैट इज डिप्रेशन। और इससे क्या होता है कि प्राइजेस गिर जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, फॉलिंग द प्राइस। और फिर सेम सिचुएशन ऐसा भी था, वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था 1929 में। और उस टाइम पे आपको पता है कि सभी जितने भी क्रॉप्स थे उनकी डिमांड्स मार्केट में कम हो गई, ठीक है। और जब डिमांड कम हो गई तो इनके प्राइजेस कम हो गए, और जब प्राइजेस कम हो जाएंगे तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बस यही हुआ, इनके लाइफ से जो इनकम था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, और दे वर फाउंड इट डिफ़िकल्ट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। लेकिन अंग्रेज, आपको पता ही है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए भाई, डिमांड कर रहे थे वो लोग। बट ये लोग रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि रिड्यूस कर दे रेवेन्यू डिमांड, ठीक है भाई, हमको रेवेन्यू नहीं देना, टैक्स नहीं देना, ठीक है भाई। और बस वो लोग माने नहीं, अंग्रेज इस बात को माने नहीं। और जो रिच पीजेंट थे वो मूवमेंट में, इससे वो नाराज़ हो गए, और फिर वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिए और गांधी जी के साथ हो लिए। समझ में आया? तो ये था इसका मेन पार्टिसिपेंट। पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनके लिए, रिच पीजेंट के लिए, क्या था स्वराज का मतलब। तो इनका स्वराज का मतलब सिंपल था, स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ठीक है। इनके अगेंस्ट हाई रेवेन्यू की डिमांड, रेवेन्यू हाई थी, और उसको वो डिक्रीज कराना चाहते थे, कम कराना चाहते थे। समझ में आया? तो ये था पैराग्राफ पूरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड पार्टिसिपेंट कौन थे भाई? तो सेकेंड पार्टिसिपेंट थे पुअरर पीजेंट्री। द सेम थिंग, जो थोड़े गरीब किसान थे उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको पता है जो छोटे किसान होते हैं उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, तो वो किराए पे ज़मीन लेते हैं। ये स्मॉल टिनेंट्स होते हैं, किराए की ज़मीन पे खेती करते हैं, ठीक है। और जिससे वो किराए पे ज़मीन लेते हैं, एग्रीकल्चरेबल लैंड लेते हैं, उसको बदले में क्या देते हैं भाई? वो रेंट देते हैं, ठीक है भाई। पॉइंट इज क्लियर? बट आपको पता है कि जैसे जैसे कैश इनकम जो ड्विंडल हो रहा था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, इनको और भी मुश्किल बढ़ती गई, क्योंकि मार्केट में उनके वो क्रॉप का प्रोड्यूस मिलता नहीं था, फ़ायदा होता नहीं था। फिर वो करेंगे क्या? फिर वो मुश्किल हो जाता है इनको रेंट दे पाना। तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, नो रेंट कैंपेन। इनका एक डिमांड था कि भाई देखो, हमें अनपेड रेंट मिले, ठीक है, पेमेंट ना करना पड़े लैंडलॉर्ड को, ठीक है, जो उनके ज़मीन के मालिक थे। और इसके लिए इन्होंने नो रेंट कैंपेन भी स्टार्ट किया। समझ में आया? तो ये था इसका पॉइंट। और इनके लिए मेन यही स्वराज का मतलब यही था कि अनपेड रेंट मिल जाए, ठीक है भाई। ओके, आपको पता है कांग्रेस ने इसको अनविलिंगली सपोर्ट किया था, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसा क्यों कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करती थी नो रेंट कैंपेन को? क्योंकि जो ज़्यादातर रिलेशन सॉरी जो ज़्यादातर कांग्रेस के मेंबर थे, और जो रिच पीजेंट थे, जो ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इससे वो लोग नाराज़ हो सकते थे कांग्रेस से, ठीक है। तो ख़राब, इनके बीच का रिलेशन ख़राब हो सकता था, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। एनीवे, आपको बस 2 पॉइंट याद रखना। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका? ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? हु पार्टिसिपेंट। तो पहले हो गया रिच पीजेंट, सेकंड नंबर पे पुअरर पीजेंट, ठीक है। उनके अलग अलग मतलब। तीसरे जो पार्टिसिपेंट थे भाई, वो कौन था भाई? बिजनेस क्लासेस। तो हाँ, इसमें बिजनेस क्लास बोले तो इंडस्ट्रीज जो थे, मर्चेंट्स थे, इन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है भाई। क्यों किया था आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जो आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। फ़ायदा ये हुआ था कि इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा थी, इन्होंने वर्ल्ड में भी डिमांड ज़्यादा थी, तो इनको फ़ायदे ज़्यादा हो रहे थे, इंडिया से डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी। तो बस इनको फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो गए, पावरफुल भी हो गए ये लोग। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग चाहते थे कि अपना बिजनेस और भी एक्सपेंड करें, और कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी वो इनके अगेंस्ट थी। कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ थे वो इंडस्ट्रियल्स के वेलफेयर में नहीं होता था, ठीक है। क्योंकि उनका ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद एक बिजनेसमैन थे, वो ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए इनका जो भी स्कीम पॉलिसी होता था ब्रिटिशर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। व्हाट द पॉइंट? इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ओके, इंडियन बिजनेस एक्टिविटीज़ को। सो फाइनली इनका डिमांड बस एक ही चीज़ था भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो डिमांड क्या था कि हमें प्रोटेक्शन दे दिया जाए।
किस टाइप का प्रोटेक्शन चाहिए इंडियन इंडस्ट्रीज और मर्चेंट्स को? अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, कि जो भी फॉरेन गुड्स आते हैं, विदेशों से जो सामान आते हैं, उस पे इनके इंपोर्ट पे प्रोटेक्शन मिल जाए। कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है? या तो जो फॉरेनर गुड्स हैं उन पे टैक्स लगा दो, ठीक है, या फिर हमको थोड़ा सा रियायत दे दो, जो इंडियन पीपल हैं उनको टैक्स में थोड़ा सा छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज़ ये चाहते थे, ये किसके अगेंस्ट थे? रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो के भी अगेंस्ट थे भाई ये लोग। देखो आपको पता है इंडिया और ब्रिटेन में जो ट्रेड होता था, इंडिया में इंडियन करेंसी था इंडियन रुपीज़, और वहाँ पे क्या था? स्टर्लिन पाउंड जिसको बोलते हैं। तो इनके बीच में एक ट्रेड रेशियो होता था। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 80 जो रुपी स्टर्लिन फॉरेन एक्सचेंज रेशियो 80 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इंग्लैंड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी गुड्स अगर ख़रीदना हुआ, अगर उसकी कीमत 1 पाउंड है, वहाँ पे 1 स्टर्लिन है, तो हमें इंडियन रुपीज़ में उसको 80 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, इससे इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता था। जैसे अगर इंडियन इंडस्ट्रीज़ कुछ ख़रीदना चाहते हैं वहाँ से रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ इंग्लैंड या ब्रिटेन से, तो हमें इंडियन रुपीज़ में ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था और इसलिए ये डिस्करेज करता था इंपोर्ट्स को, ठीक है भाई। तो इनको सिंपल सी बात है, आपसे एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन है। आप बस ये जानो कि हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिन फॉरेन एक्सचेंज रेशियो के अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन चाहिए, दैट्स इट, ओके। और इन्होंने और भी बड़े बड़े काम किए भाई, जैसे कि फिक्की का इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया। फिक्की क्या होता है? तो देखो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये 1927 में, आपने सुना भी होगा, कुछ बड़े बड़े बिजनेस क्लास थे उस टाइम पे, जैसे जीडी बिरला हो गए, टाटा जी हो गए, ठीक है। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इसमें। और भी हैं, एक और पुरुषोत्तम दास हैं, ठीक है, ओके। तो ये बड़े बड़े इंडिया के जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने डिमांड करी कि भाई हमें कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिन फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है भाई, ओके। और फॉर द वेलफेयर ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसेस, जो बिजनेस क्लास थे, जो ग्रुप था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया टू हेल्प ईच अदर, टू फिनेंस ईच अदर, ठीक है भाई, ओके। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉमर्शियल कांग्रेस भी फॉर्म हुआ था 1920 में। बट ये फिक्की वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, अभी देखो भाई, ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख लो आप, कि दे गेव फिनेंशियल असिस्टेंट इवन, ये जो बिजनेस क्लास था, जो बिजनेस ग्रुप था, जब भी इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट होता उसको ये फिनेंस भी करते थे, हेल्प भी करते थे भाई, फिनेंशियल असिस्टेंट भी देते थे, ठीक है भाई, ओके। एंड दे रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी अंग्रेजी विदेशी फॉरेनर गुड्स होते थे, फॉरेन गुड्स होते थे, उसको ये लोग डिस्करेज करते थे, बैन करते थे कि हमें नहीं खरीदना इसको, ठीक है भाई। तो ये लोग काफ़ी सपोर्ट में थे सिविल डिसोबीडियंट के मूवमेंट में। अभी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है भाई। हाउ डिड, या मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज, ठीक है। तो इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट, ठीक है भाई। ये बस ये चाहते थे कि जब भी स्वराज आएगा, इससे ये होगा कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस पे क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि ट्रेड और इंडस्ट्री इंडिया में फ्लोरिश करेगा बिना किसी रोक टोक के, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, बिना किसी पाबंदी के। पॉइंट इज क्लियर, ओके। बट आपको पता है कि राउंड टेबल जो हुआ था उसके फेल्योर होने के बाद इनके अंदर का जो इंथुजियास्टिक था, गांधी जी आपको पता ही है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी थोड़े टाइम के लिए इन्होंने रोक दिया था, ठीक है। इसके वजह से ये लोग थोड़े से नाखुश भी हुए थे, और जब रीस्टार्ट किया गांधी जी तो ये लोग पार्टिसिपेट भी नहीं किए थे। पॉइंट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट,
की पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. फोर्थ जो ग्रुप है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जिसको लेबर या वर्कर बोलते हैं, स्पेशली जो इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं. देखो भाई, पहली बात तो ये जानो कि दे डिडंट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स, मतलब इनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपने देखा था. बट हाँ, कुछ वर्कर्स थे, जैसे कि रेलवे वर्कर्स हो गए, डॉक वर्कर्स हो गए, और ये स्पेशली नागपुर रीजन वाले जो इंडस्ट्री थी वहाँ के जो वर्कर थे, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. ठीक है भाई, एंड सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम्स. और इन लोगों ने गांधीयन प्रोग्राम को भी फॉलो किया था, अडॉप्ट किया था, जैसे कि सेम बायकॉट करना फॉरेन गुड्स को, ये सब चीज़ें. बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट लिमिटेड नंबर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. स्पेशली नागपुर वाले रीजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो वर्किंग ग्रुप था. ठीक है भाई, और क्यों किया था, इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? तो सीधी सी बात है, इनका जो मेन मूवमेंट था, इनका जो खुद का फ़ायदा था, हित था, स्वार्थ था, वो ये था कि इनको लो वेजेस मिलता था. तो दे वर अगेंस्ट द लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. ठीक है भाई, इनका जो वर्किंग कंडीशन था, जो वर्किंग आवर्स था, इसके अगेंस्ट, और जो लो वेजेस था, इसके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वन इज, एंड द लास्ट वन, वीमेंस. आपको पता है सिविल डिसोबीडियंट का, द ब्यूटी ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इज दैट द एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑन द वीमेन इन दिस मूवमेंट. ठीक है भाई, और वीमेंस, इसने बहुत ही लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया था वीमेंस ने. ठीक है, ओके. जब भी गांधी जी ड्यूरिंग द गांधी सॉल्ट मार्च में जब ये गए थे, तो थाउजेंड ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन, और इनको दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च. मार्च में भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पार्टिसिपेट भी किया था. ठीक है भाई, ओके. सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर किया था, क्योंकि जो वीमेंस होती हैं उनका सॉल्ट से ज़्यादा ही रिलेशन होता है, किचन इनको ही संभालना होता है. ठीक है भाई, तो ये कुछ था वीमेंस का पार्टिसिपेशन. एंड इवन इन्होंने पिकेटिंग भी स्टार्ट किया, जो फॉरेन गुड्स को उनको बैन करना, उनको जलाना. ठीक है भाई, लीकर शॉप में जाके इन्होंने धरना प्रदर्शन, स्ट्राइक वगैरह करना, ये सब स्टार्ट किया था. ठीक है, बस ये है कि वीमेन जो थी, ये ज़्यादातर अर्बन थी. ठीक है, अर्बन में भी जो हाई कास्ट फैमिली थी, और जो रिच पीजेंट हाउस होल्ड होते थे गाँव में, रूरल एरियाज़ में, उनके घर से ये जो वीमेंस थी. ठीक है, ओके. और आपको पता है गांधी जी ने बोला क्या, कि सर्विस टू द नेशन. जब उन्होंने बोला कि देश को ज़रूरत है, देश सेवा में आपको हाजिर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ द सीक्रेट ड्यूटी ऑफ वीमेंस. तो फिर वीमेंस ने पार्टिसिपेट भी किया था. गॉट द पॉइंट. तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट. अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछा कैसे गया. देखो भाई, कोई भी टॉपिक पढ़ो आप, क्वेश्चंस ज़रूर देखा करो उस टॉपिक से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ही फेस करने हैं. कॉन्सेप्ट आप एक बार रीडिंग कर लो, अब क्वेश्चन देखो. तो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंट, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल. डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ने कैसे इसको कंसीव किया, समझा था आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंट. या एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, व्हाई वर डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. ठीक है भाई, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है भाई, इसको एक बार देख लो फटाफट. इससे सेपरेट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा. तो देखो भाई, सबसे नंबर 1 पे आप कैसे कर लोगे, नंबर 1 पे रिच पीजेंट हो जाएंगे. ठीक है, ओके. सेकेंड नंबर पे कौन पार्टिसिपेट किया था भाई, जो पुअर पीजेंट थे, पुअरर थे. ठीक है, पुअरर हो जाएंगे. ठीक है, आप ये ऑप्शन पढ़ लेना, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया. थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा भाई, थर्ड पॉइंट में बिजनेस क्लास हो गया. ठीक है, थर्ड पॉइंट बिजनेस क्लास हो गया. फोर्थ पॉइंट में कौन था भाई, फोर्थ पॉइंट में इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे. ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट में कौन था, वीमेंस थी. तो ये 5 पीपल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और क्यों किया था मैंने इंडिविजुअली आपको बता दिया है. ठीक है, ओके. एक बार रिवाइज कर लेना, इस पूरे टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो, अभी सेपरेटली क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है. डिफाइन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजेंट कम्युनिटी. आपको अब सिर्फ रिच
एंड पुअर पीजेंट के बारे में बताना है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गॉट द पॉइंट। तो सीधी सी बात है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो पाटीदार वगैरह थे गुजरात वगैरह के, ये हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट थे, हाई जो टैक्सेस था उसके अगेंस्ट थे। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ओके, हैव लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुअर पीजेंट। देखो सेपरेट सिंपल पुअर के बारे में पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर सिर्फ पुअर के बारे में पूछे, पुअर पीजेंट के बारे में, तो आप ये रिप्लाई कर आंसर करना, और अगर रिच के बारे में पूछे तो आप ये वाला आंसर करना, ठीक है भाई। ओके, और अगर आपसे डिफरेंट सोशल ग्रुप के बारे में बोले पार्टिसिपेशन, तो आप ये वाला लॉन्ग आंसर में ये वाला रिप्लाई करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई पर्सनल डाउट है, इंडिविजुअल डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इन्फॉर्म कर देना, लेट मी नो, एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, और ये सॉल्व करेगा, सबके लिए हेल्प करेगा।